आज हम बात करेंगे सामाजिकरण के बारे में। अभी तक हम देख लिया है कि संस्कृति क्या होती है, संस्कृति के विशेषताएं वगैरह सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आपका है सामाजिकरण या सोशलाइजेशन। जिस तरह हम देख रहे हैं कि संस्कृति क्या है, एक सीखे हुए प्रतिमान है। नीतेश कमेंट बॉक्स में नाम सेंड करो। इसी प्रकार सामाजिकरण एक ऐसी धारणा है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जब भी समाज में या परिवार अंदर कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से ही उसे अपनी ना तो संस्कृति का पता होता है, किसी भी बात से वह अनभिज्ञ होता है पूरी तरह। तो जब अनभिज्ञ रहता है तो उस बच्चे को कैसे जानकारी दी जाए कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, या समाज के नियमों का क्या है, समाज के नियम, संस्कृति क्या है हमारी, समाज में किस तरह व्यवहार करना चाहिए। तो जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी सीख रहा है, ये जो सीखने की क्रिया है, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण या सोशलाइजेशन। Socialization is a process in our society. Then the every rules, culture, thought, and behavior learned in childhood. And one person in the child to before a death, every learning or a learned thought, behavior, culture, and some many more. These process are called a socialization. यानी जो समाज में व्यक्ति जन्म ले रहा है और सीख रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी मृत्यु होने से पहले तक, चाहे वह सामाजिक कार्य हो, चाहे वह आर्थिक कार्य हो, चाहे राजनीतिक कार्य हो, चाहे समाज के व्यवहार हो, एनीथिंग, जो भी चीज मनुष्य सीखता है रिलेटेड टू एनी अदर, कहीं से भी रिलेशन हो उस चीज का, चाहे अर्थ की दृष्टि से, चाहे समाज की दृष्टि से, चाहे व्यवहार की दृष्टि से, in the every side we can say learn in any behavior is called as socialization. आकाश कमेंट बॉक्स में नाम सेंड करो बेटा, आकाश विद्या। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन होगा कैसे, हाउ इज पॉसिबल ऑफ सोशलाइजेशन। तो हम देखते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसे परिवार सिखाता है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो परिवार के द्वारा सामाजिकरण किया जाता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीटली वाया फैमिली। जब परिवार के द्वारा उसका शुरू की जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि परिवार प्राथमिक इकाई है जिसमें कि व्यक्ति का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। A family is the first stage who can say learn of our socialization. तो हम देख रहे हैं कि परिवार के अंदर रहकर व्यक्ति, गुड मॉर्निंग विद्या, परिवार के अंदर रहकर बच्चों को सिखाया जा रहा है, उसे अपनी संस्कृति से अवगत कराया जा रहा है, उसे समाज के नियमों व्यवहारों के बारे में अवगत कराया जाता है। एवरी चाइल्ड लर्न whose a behavior of culture in society, कि समाज के अंदर क्या बिहेवियर है, किस तरह व्यवहार करना है, क्या हमारी संस्कृति है, ये सारी चीजें हम कहाँ सिखा रहे हैं, सबसे पहले परिवार में। तो हम कह सकते हैं कि द फैमिली इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर सोशलाइजेशन। परिवार ही सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई है। हम देखते हैं कि सबसे पहले बच्चा परिवार में रहता है, परिवार के व्यक्तियों से इंटरेक्शन करता है, माता से, पिता से। जो बच्चे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड करते जाएं।
तो हम यहाँ देखते हैं कि परिवार में सबसे पहले माता पिता भाई बहन, इन्हीं के द्वारा किसी भी बच्चे का या किसी भी नव जन्म लेने वाले का क्या हो, गुड मॉर्निंग पंकज, सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण होता है। जब इनके बाद बच्चा बाहर निकलता है परिवार से, जब बच्चा बाहर निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है? पड़ोस में, हमारी सोसाइटी में। तब हम देख रहे हैं कि सोसाइटी के विभिन्न मेंबरों के द्वारा, सोसाइटी के विभिन्न सदस्यों के द्वारा उसे कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। द एवरी पर्सन अवेलेबल इन आवर सोसाइटी देन बी लर्न फॉर आवर चाइल्ड। यानी जब भी व्यक्ति या बच्चा हमारे समाज में आ रहा है तो वह कुछ सीख रहा है कि बाहर, परिवार के बाहर के सदस्यों से हमें व्यवहार किस प्रकार करना है, किस प्रकार हमें खेलना है, किस प्रकार हमें बातें करना है और किस प्रकार हमारी संस्कृति को हमें जानना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी प्राइमरी स्टेज के अंदर फैमिली है, और चूंकि C.S. खुले ने कह रखा प्राथमिक जिन्हें कहा गया है परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली, तो यहाँ पर भी सेम केस है कि सामाजिकरण भी तीन बताया गया, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली। ये प्राथमिक स्टेज है, प्राथमिक स्तर है जिसमें किसी व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। देयर आर 3 मेन स्टेज अवेलेबल इन प्राइमरी स्टेज। फर्स्ट फैमिली, सेकंड सोसाइटी एंड थर्ड इज फ्रेंड सर्कल। ये तीन हैं जिन्हें हम प्राथमिक स्तर पर रखते हैं। सामाजिकरण, जब हम बात करें तो सामाजिकरण क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर अपनी संस्कृतियों को ट्रांसफर कर रहा है। द सोशलाइजेशन इज ट्रांसफर कल्चर एक्टिविटीज और कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सामाजिकरण हो रहा है एक्चुअल में वह क्या है। यदि आपको कुछ सिखाया जा रहा है तो वास्तव में वह क्या है? आपकी संस्कृति की विशेषताएं, आपकी संस्कृति से संबंधित कार्य। एटलीस्ट जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ये हमारी संस्कृति की वे विशेषताएं हैं या वे गुण हैं जिन्हें हमारे पिताजी ने सीखा, फिर हमें सिखाया जा रहा है और फिर इसके बाद हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि सामाजिकरण में क्या हो रहा है? सांस्कृतिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं द सोशलाइजेशन इज मस्ट बी ट्रांसफर फॉर कल्चर कैरेक्टरिस्टिक एंड कल्चर एट्रीब्यूट्स और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और जनरेशन टू जनरेशन। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि सामाजिकरण जो है एक तरह से हस्तांतरित प्रक्रिया है। एक हम कह रहे हैं कि सामाजिकरण एक सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया इसलिए है क्योंकि समाज के अंदर रहकर वह क्रिया क्रियान्वित होती है। द सोशलाइजेशन इज मस्ट बी अ सोशल प्रोसेस विच कैन बी इंक्लूड इन आवर सोसाइटी। क्योंकि समाज के अंतर्गत वह क्रिया हो रही है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? सामाजिक क्रिया। अब यह सामाजिक क्रिया क्या कर रही है? सांस्कृतिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर रही है। इसलिए हम उसे कहते हैं कि द सोशल प्रोसेस इज मस्ट बी ट्रांसफर टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड जनरेशन टू जनरेशन। और हम देखते हैं कि लगातार यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी चलती जाती है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तो हमने देखा कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वह परिवार के द्वारा, पड़ोस के द्वारा, मित्र मंडली के द्वारा। अब बच्चा थोड़ा और मैच्योर हो गया, बड़ा हो गया है, तो वह स्कूल जाएगा, बाहर कुछ समुदायों में मिलेगा, समूहों में दोस्ती करेगा। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि वह अपना सामाजिकरण विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, समूहों के द्वारा, विभिन्न प्रकार की एजेंसियों के द्वारा भी कुछ ना कुछ सीखता है। हम यहाँ कह सकते हैं कि सामाजिकरण द सोशलाइजेशन प्रोसेस बाय फुलफिल फॉर एनी ग्रुप, एजेंसी, इंस्टीट्यूशन एंड अदर वेज।
जब बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, तो वह अपने समुदाय भी बनाता है, अपने समूह बनाएगा, विभिन्न प्रकार की एजेंसियों से कुछ सीखेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत बच्चा महाविद्यालय से, विद्यालय से, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से, विभिन्न प्रकार के समूहों से सीखता है। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वह वास्तव में कर क्या रही है? जब हम बात करते हैं कि भाई आपका सामाजिकरण हुआ है, तो आप एक सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करेंगे। तो हम वहाँ देख रहे हैं कि व्यक्ति सामाजिकरण के द्वारा अपनी आत्मा का विकास कर रहा है। द सोशलाइजेशन प्रोसेस इज मस्ट बी डेवलप ऑफ आवर सोल, यानी कि जो इंटरनल आत्मा है जिसे हम कह रहे हैं, तो विकास उसमें हो रहा है। देखिए, फिजिकल स्ट्रक्चर जो हमारा भौतिक शरीर है, सामाजिकरण के द्वारा उसमें विकास नहीं होता है। सामाजिकरण के द्वारा हमारे मस्तिष्क में, हमारे ज्ञान में और हमारी आत्मा में विकास हो रहा है। यहाँ पर आप ये चाहें कि फिजिकल स्ट्रक्चर में विकास हो, तो नहीं होता है, क्योंकि सांस्कृतिक जो विशेषताएं, जो नियम है, वह हमें समाज में रहना, हमें व्यवहार करना और हमें कुछ ना कुछ अर्थ अर्जन करने के लिए सिखाया जा रहा है। उस प्रक्रिया को हम सामाजिकरण कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की आत्मा का विकास सामाजिकरण के द्वारा होता है, ना कि शारीरिक विकास। सामाजिकरण में हम देख रहे हैं कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसे क्या माना जाता है? एक जैविकीय प्राणी। क्योंकि चाहे आप इंसान का बच्चा देख लीजिए, चाहे जानवर का बच्चा, द बोथ आर सेम। लेकिन जैसे जैसे उसे सिखाया जाता है, उसके मस्तिष्क में कुछ चीज़ों का विकास किया जा रहा है, तो वह एक जैविकीय प्राणी से धीरे धीरे कर कर एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। सामाजिक प्राणी से आशय यह है कि समाज में रहने वाले व्यवहारों को, नियमों को, प्रथाओं को और सांस्कृतिक विशेषताओं को सीख कर उनके अनुसार व्यवहार करना, यह क्या कहलाएगा? एक सामाजिक प्राणी। और वहीं एक जैविकीय प्राणी की जब हम बात करते हैं, तो जैविकीय प्राणी को ना तो कपड़े पहनने का पता, खाने का तरीका नहीं पता, अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ना होना एक जैविकीय प्राणी का है। क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे करना क्या है, कैसे करना है। लेकिन जब उसे सिखाया जाता है तो उसे सारी चीज़ों की जानकारी होने लगती है, फिर उसके अनुसार वह व्यवहार करने लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण एक ऐसी क्रिया है जिस क्रिया में एक जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी बना दिया जाता है। द सोशलाइजेशन प्रोसेस इज मस्ट बी चेंज्ड अ ऑर्गेनिक एनिमल टू अ सोशल एनिमल। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक जैविकीय प्राणी को सामाजिकरण करने के उपरांत एक सामाजिक प्राणी में परिवर्तित कर दिया जाता है या परिवर्तित हो जाता है। जब हम बात करते हैं सामाजिकरण की विशेषताओं के बारे में या उसके सोपान के बारे में, तो हम देखते हैं कई प्रकार के सोपान, यानी कई प्रकार के ऐसे स्तर आए हैं जिन स्तरों पर हम क्या करते हैं? बच्चे को सिखाते हैं। उन स्तरों पर हम देखते हैं कि हमारे जो समाजशास्त्री हैं, फ्राइड, सिगमंड फ्राइड ने सीखने की जो है सामाजिकरण की जो मुख्य प्रक्रियाएं बताई हैं। वैसे तो उन्होंने कहा है कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, यानी जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता अवश्य है। लेकिन इस सीखने की प्रक्रिया को सिगमंड फ्राइड ने और गिलिन है, इन्होंने 4 भागों में बांट दिया है। इन 4 भाग में सबसे पहले इन्होंने रखा है मौखिक अवस्था या ओरल स्टेज। यानी कि मौखिक अवस्था, जब हम बच्चे को सिर्फ अपने मुख से सिखा रहे हैं। इस अवस्था में बच्चा
प्रारंभ के 1.5 वर्ष तक सीखता है। उस समय बच्चे में हम क्या कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक गुण के कारण धीरे धीरे उसे नवजात को सिखाया जाता है, जो कि सारी प्रक्रिया कैसी होती हैं, शारीरिक और मौखिक होती हैं। द फर्स्ट स्टेज इज अ ओरल स्टेज, देन दिस स्टेज लर्न हियर इज। इस समय जितनी विशेषताएं हैं या सिखाने की क्रियाएं हैं वह मनोवैज्ञानिक होंगी, यानी साइकोलॉजिकल होंगी। जिस तरह हम बच्चे के सामने कुछ रखते हैं, उसे छिपा देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में शुरुआत के समय पर बच्चा चित्रमय प्रणाली को ज़्यादा समझता है, और यही प्रक्रिया को हम कह रहे हैं, सिगमंड फ्राइड भी कह रहे हैं कि बच्चा उस चित्र के आसपास घूमता रहेगा। यदि आप बच्चे के लिए कोई चीज़ लाते हैं और उसे दे देते हैं और उसके बाद उससे छीन लेते हैं, तो बच्चा उसे आसपास देखेगा पहले। तो इस प्रक्रिया को इन्होंने कहा है मौखिक अवस्था का स्तर। सिगमंड फ्राइड के द्वारा पहला जो स्तर बताया गया है वह मौखिक अवस्था का स्तर है। इस स्तर में बच्चा लगभग 1.5 वर्ष का होता है, जिस समय उसे सिखाया जाता है, और इस समय सारी क्रियाएं कैसी रहेंगी, मौखिक रहती हैं, यानी हम उसे बोल के सिखा रहे हैं। दूसरी अवस्था सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो बताई गई शैशव अवस्था या एनुअल स्टेज। शैशव अवस्था में जो सिखाया जाता है, शैशव अवस्था में बताया गया है हाँ, दूसरी अवस्था सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो बताई गई वह है शैशव अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या सीख रहा है, इस अवस्था में बच्चे को सिखाया यह जाता है, सबसे पहली बात कि बच्चा किस तरह कार्य करे। जैसे ही बच्चे की मौखिक अवस्था समाप्त हो जाती है, लगभग 1.5 वर्ष की रहती है, 1.5 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। 1.5 वर्ष से प्रारंभ होने के उपरांत दूसरी अवस्था की शुरुआत होती है, जिसे हम कहते हैं शैशव अवस्था। इस अवस्था में बच्चे को हाथ धुलना, मंजन करना, उसे उठना बैठना, मुंह धुलना, और ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इन द एनुअल स्टेज इट मस्ट बी लर्न अ हैंड वॉश, teeth wash and face wash and some other activity, some small other activity। हम परिवार में हमने भी देखा कि बच्चा जब सबसे छोटा रहता है, लगभग 1.5 वर्ष का, तो उसे हम सिर्फ बोलना सिर्फ बोलते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उस अवस्था को हम कहते हैं शैशव अवस्था या द एनल स्टेज। इस स्टेज में सबसे पहली बात सोच की प्रक्रिया सिखाई जाती है कि बच्चे को किस प्रकार सोच करना है, फिर मुंह धुलने की प्रक्रिया, हाथ धुलने की प्रक्रिया, और इसी अवस्था में बच्चे का सबसे ज्यादा जो लगाव होता है, सबसे ज्यादा प्यार जो होता है अपनी माँ के प्रति होता है। यदि इस अवस्था में आप बच्चे को अपनी माँ से दूर कर देंगे तो वह रोने लगता है। इससे पहली अवस्था भी है जो मौखिक अवस्था, उसमें भी बच्चे का लगाव माँ से बहुत ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति माँ के द्वारा ही होती है। जैसे भोजन की आवश्यकता तो माँ के द्वारा पूरी होगी। अब उसके बाद जैसे शैशव अवस्था में बच्चा आता है तो इन प्रक्रियाओं को सिखाया जाता है, और सीखने के उपरांत बच्चे को दूसरों से मिलना भी सिखाया जाता है। जिस तरह हम देखते हैं कि बच्चे को कुछ समय के लिए कोई और रख रहा है, कोई और खिला रहा है, तो वो शैशव अवस्था के अंतर्गत ही रहता है जब बच्चा रह पाता है। वैसे तो मौखिक अवस्था में बच्चा रह जाता है, लेकिन बच्चे को उस समय यदि भूख लगती है तो वो रोने लगता है और उसे माँ के पास ही भेजना पड़ता है। लेकिन ऐसा शैशव अवस्था में नहीं है, क्योंकि लगभग शैशव अवस्था में 2 साल का बच्चा हो जाता है, और इस समय पर वह अपनी माँ से थोड़ा दूर रहना सीख जाता है। लेकिन कुछ कार्यों के लिए उसे अपनी माँ पर आश्रित होना पड़ता है, क्योंकि उसे सिखाया जाता है उस समय। तीसरी अवस्था जो बताई गई है तदात्मीकरण,
तदात्मीकरण अवस्था, आइडेंटिफिकेशन स्टेज। इस स्तर पर बच्चे की जो उम्र है वह 3 वर्ष से 4 वर्ष समथिंग हो जाती है। इस समय बच्चे को यह सिखाया जाता है कि दूसरी चीज़ों से या दूसरों के साथ हमें किस तरह व्यवहार करना, आपस में संयम या सामंजस्य कैसे बढ़ाना है, जिसे हम कहते हैं तदात्मीकरण। सामंजस्य की ही एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति से, विभिन्न प्रकार के खेल खिलौनों से एक तरह से सामंजस्य स्थापित करता है, और इसी सामंजस्य की प्रक्रिया को हम कहते हैं तदात्मीकरण। इस प्रक्रिया में बच्चा करता क्या है? इस प्रक्रिया में बच्चा परिवार के समस्त सदस्य, जितने भी सदस्य हैं, उनसे थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। जिस तरह हमने देखा होगा बच्चा घर में जो सदस्य हैं, माता पिता भाई बहन, इनसे बहुत ज़्यादा घुल जाता है, लेकिन जब कोई बाहर का सदस्य आता है तो उनके पास ना तो हमारा बच्चा जाता है और ना बात करता है, ना व्यवहार भी नहीं कर पाता है। तो उन्हीं व्यक्तियों से जो सामंजस्य करने की शुरुआत है वह तृतीय अवस्था तदात्मीकरण की अवस्था में ही होती है। इस अवस्था में बच्चे को अपनी गुस्से को नियंत्रित करना, दूसरों से ईर्ष्या ना करना, आपसी सामंजस्य को बढ़ाना, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और इसी अवस्था में बच्चा अपने विषम लिंगी, यदि वह लड़का है तो लड़की की ओर और लड़की है तो लड़के की ओर आकर्षण का भाव भी पाया जाता है, एक इस अवस्था के अंतर्गत और एक युवावस्था में। तो ये अवस्था में भी बच्चे को ये अवगत कराया जाता है कि आप लड़के हो, आपको इस तरह से पहनना, इस तरह से रहना, इस तरह से व्यवहार करना है। और यदि लड़की है तो उसे भी सिखाया जाता है किस तरह आपको रहना, इस तरह व्यवहार करना है। इन सारी अवस्थाओं में जो तदात्मीकरण की अवस्था है, इसे सिगमंड फ्राइड ने बहुत महत्वपूर्ण या उपयोगी अवस्था माना है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। या ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो तदात्मीकरण की अवस्था है, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चे को सीखने के लिए ज़्यादा आवश्यकताएं होती है, क्योंकि बच्चा इस समय पर अपने उग्र स्थिति में होता है थोड़ा, जब वह चाहता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसे सीख मिले, क्योंकि हम उसे उसके व्यवहार के अनुसार, यदि वह लड़का है तो लड़कों के कार्यों के अनुसार, और यदि वह लड़की है तो लड़कियों के कार्यों के अनुसार हम उसे शिक्षा देते हैं। और इसीलिए इसे कहा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन या तदात्मीकरण का स्तर, क्योंकि इस समय लड़का अपने पिता से सीख रहा होता है और लड़की अपने माता से। इन द स्टेज is must be learned by the boys or follows our father, and daughter is also follow of our mother। वह पूरी तरीके से ये देखता है जो भी बच्चा है कि मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, कैसे ऑफिस जा रहा है, किस तरह तैयार हो रहे हैं। और लड़की किस ये सीखती है किस तरह मम्मी खाना बना रही हैं, किस तरह रह रही हैं, किस तरह ड्रेसअप पहन रही है। तो ये सारी चीजें उस तदात्मीकरण की अवस्था में ही बच्चा सीखता है, और सीखने के साथ साथ वह उन भूमिकाओं को फिर प्ले करता है। आपने बच्चों को देखा होगा कई बार कि वह कुछ खेलते हैं और खेल खेल में वह ये रोल करते हैं कि मैं मां बन रही हूं, आप पिता बनो। तो वास्तव में जो सीखने के बाद उन्हें एक भूमिका का निर्वहन करना, after for learning process in these stage are we play of our role। जिस तरह वे सीख रहे हैं, जिस तरह वे अपनी माँ को देख रहे हैं, जिस तरह अपने पिताजी को देख रहे हैं, उन्हीं की भूमिकाओं का वह निर्वहन करने लगते हैं। अक्सर ये हमने देखा होगा बच्चों के अंतर्गत कि इस तरह से वह कहते घर घर खेलना, तो ये वाकई में तदात्मीकरण या आइडेंटिफिकेशन की उसी स्टेज में ये सारे कार्य होते हैं। नेक्स्ट जो इन्होंने बताया, या नेक्स्ट स्तर जो इन्होंने बताया गया है हमारे सामाजिकरण के बारे में,
नेक्स्ट स्टेज है इनका किशोरावस्था या एडोलेसेंट। अब किशोरावस्था या यौवन अवस्था, इस अवस्था में व्यक्ति का शारीरिक चेंजेस आते हैं। इन दैट स्टेज इज मस्ट बी चेंज ऑफ फिजिकली, यानी जितने भी शारीरिक चेंज हैं वह इस किशोरावस्था में ही आते हैं। और इसी अवस्था में बच्चा अपने शारीरिक परिवर्तन को महसूस करता है। शारीरिक परिवर्तन जैसे लड़कों के बाल आना, व्यवहार में परिवर्तन आना, द मस्ट बी चेंजेबल ऑफ हेयर एंड एटीट्यूड चेंजेबल इन आवर फिजिकल बॉडी और स्ट्रक्चर एंड सेम साइड इज अ गर्ल्स, द ब्रेस्ट इज ग्रोथिंग एंड सम हार्मोन्स इज डेवलप्ड। इस समय व्यक्ति में कुछ ऐसे हार्मोन्स का डेवलप होने लगता है जिसके कारण व्यक्ति की फिजिकल बॉडी या उनके शारीरिक शरीर में परिवर्तन आने लगता है। इस स्थिति में बच्चा एकाग्र हो जाता है, सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है। ओनली फॉर थिंक आवर अलोन, सिर्फ अपनी प्योरिटी देख रहा है। प्राथमिकता जो है बच्चे के अंदर वो सिर्फ अपनी है कि उसे जो करना है वही करना है और वही सही है, ऐसा मान के बच्चा चलने लगता है। इसी अवस्था को हम कहते हैं किशोरावस्था। और इस अवस्था में वह पूर्ण तरह से अपने आप से नियंत्रित हो सकता है, क्योंकि किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा हर कुछ हासिल करना चाहता है, जो उसे अच्छा लगता है वह चीज हासिल करना चाहता है। और इसी अवस्था में बच्चा बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है, यानी जो बच्चे के व्यवहार की प्रकृति होती है उस प्रकृति में इतना चेंजेस आ जाता है कि बहुत ज्यादा। और उसी चेंजेस को जो बच्चा है कई बार महसूस करता है और कई बार नहीं करता है, जिसमें वह अपनी और सिर्फ अपनी प्राथमिकता को ही देखता है। और इसी प्राथमिकता के आधार पर बच्चा अपने सारे निर्णय लेता है। द डिसीजन मेकिंग ऑफ आवर बिहेवियर और आवर एटीट्यूड, यानी उसके व्यवहार के अनुसार ही वह अपने सारे डिसीजन या निर्णय लेता है। और इन्हीं निर्णयों में कई बार स्थिति यह आ जाती है कि बच्चा कुछ गलत चीजों पर निर्णय ले लेता है, क्योंकि उग्र प्रवृत्ति होने के कारण बच्चे के व्यवहार में बहुत सारे उसके मानसिक परिवर्तन, उसके शारीरिक परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन तो किशोरावस्था में ही आते हैं। मेंटल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस एंड एटीट्यूड चेंजेबल आर आल्सो इंक्लूड इन एडोलेंस स्टेज, यानी किशोरावस्था के दौरान आए हुए परिवर्तन जैसे कि मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन और व्यवहारिक परिवर्तन काफी उग्र और एकांत होते हैं। इस समय बच्चा एकांत में थोड़ा जाना पसंद करने लगता है। यदि आप उसके किसी भी चीज से मना करते हैं तो वह उग्र हो जाता है। कभी इस अवस्था में बच्चा पूरी तरीके से सिर्फ अपनी प्राथमिकता पर फोकस करता है, अपनी प्राथमिकता पर ध्यान देता है। ये 4 स्टेज जो हमारे सिगमंड फ्राइड के द्वारा सामाजिकरण की स्थिति में गुजरते हैं या आते हैं, और इन्हीं चारों स्तरों से गुजरकर एक जैविकीय प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है। इनके लिए सामाजिकरण के लिए सिगमंड फ्राइड ने एक फॉर्मूला भी बताया है, जिसमें कहा गया है, सिगमंड फ्राइड ने लुंडबर्ग ने एक फॉर्मूला बताया है, व्यक्ति प्लस समाज इक्वल टू व्यवहार एंड इक्वल टू सामाजिकरण। यानी कि व्यक्ति है, समाज है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक व्यवहार बनाते हैं, और यही व्यवहार क्या हो जाता है, सामाजिकरण। ये फॉर्मूला एक बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया है, वहां पर दिया था व्यक्ति प्लस समाज इक्वल टू व्यवहार इक्वल टू सामाजिकरण। किस विद्वान ने दिया है?
नीचे का इनाम दिए थे, उसमें हमें ध्यान रखना है कि यह फॉर्मूला हमारे लुंडबर्ग समाजशास्त्री हैं उनके द्वारा दिया गया है। ये था आपके सामाजिकरण के विभिन्न स्तर। इन स्तरों से गुजरकर ही हम क्या करते हैं, एक जैविकीय प्राणी को सामाजिक प्राणी में बना देते हैं। क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया हमें ध्यान रखना, सामाजिकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा जन्म के उपरांत और मृत्यु पर्यंत तक सीखता है। अतः हम कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण है। और इस प्रक्रिया को 4 चरणों में होकर गुजारा है सिगमंड फ्रायड ने। पहला चरण है मौखिक अवस्था, शैशव अवस्था, तीसरा चरण किशोरावस्था और चौथा चरण जो मैं बताया है तादात्म्यकरण की अवस्था है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा, सिगमंड फ्रायड और गिलिन एंड गिलिन के द्वारा सामाजिकरण के जो 4 स्तर बताए हैं वह यह है, जिनमें विभिन्न स्तरों पर, पहले स्तर पर मौखिक रूप से हम सिखाते हैं, दूसरे स्तर पर शैशव अवस्था के अंतर्गत हम उसे छोटे छोटे कार्य सिखाते हैं। फिर तादात्म्यकरण की जो अवस्था थी उसमें व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से सामंजस्य करने की कोशिश करता है या सामंजस्य करना सीखता है। चौथी अवस्था जो कि किशोरावस्था कहलाती है, किशोरावस्था में बच्चा अपने शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन से उग्र हो जाता है, तो उसे व्यक्ति से अपनी ही प्राथमिकताओं को वह देखता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे सामाजिकरण के प्रमुख साधन, द मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। कि अभी हमने देखा है कि सामाजिकरण का स्तर किन किन से गुजर रहा है। अब हम देखेंगे सामाजिकरण किन किन साधनों से होकर गुजरता है, किन किन साधनों के जरिए किसी व्यक्ति का सोशलाइजेशन, सामाजिकरण होता है।